हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 31 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मन्नत फार्म हाउस के अंदर पहुंची, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। उसकी नज़र सामने पड़ी वेदांश पर, जो नीचे फर्श पर बैठा था, सिर सोफे के किनारे टिकाए। एक हाथ में आधी जली हुई सिगरेट थी। उसके सिर और हाथ से खून बह रहा था। कपड़े और फर्श दोनों पर लाल धब्बे फैल चुके थे। मन्नत की आंखें दर्द से भर आई। अगले ही पल उसके मुख से एक चीख निकली, मिस्टर राठौर। वह भागकर उसके पास पहुंची और घुटने के बल बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने वेदांश के बालों से चिपका खून पोंछने की कोशिश की, वेदांश ने धीरे से अपनी आधी खुली आंखों से उसे देखा। एक पल के लिए उसके होठों पर एक हल्की सी फेंट स्माइल आई, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि मन्नत सच में उसके सामने है। वो अपनी आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन पलकों का बोझ बढ़ता जा रहा था। मन्नत जल्दी से उठी और फर्स्ट एड बॉक्स लाई और कांपते हाथों से उसके जख्मों पर दवा लगाने लगी। उसकी आंखें नम थी, दिल में डर था। वह बुदबुदाई, ये आपने क्या हालत बना रखी है मिस्टर राठौर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। वेदांश उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे ये कोई भ्रम है, कोई सपना जो पल में टूट जाएगा। वह अपनी आंखें बंद करने से डर रहा था, लेकिन दर्द और थकान ने उसे हरा दिया और आखिरकार वह बेहोश हो गया। मन्नत का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसने उसका चेहरा अपनी गोद में रखा और घबराकर बोली, प्लीज मिस्टर राठौर, प्लीज ओपन योर आइज। मन्नत की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह वेदांश के पास झुककर रोते हुए बोले जा रही थी, प्लीज प्लीज मिस्टर राठौर, प्लीज अपनी आंखें खोल दीजिए, मैं यही हूँ आपके पास, प्लीज। उसकी आवाज़ कांप रही थी, हर शब्द में डर और दर्द भरा था। कुछ ही देर में डॉक्टर्स की टीम वहां आ गई। वे तुरंत वेदांश की ट्रीटमेंट में लग गए। मन्नत वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में बस एक ही दुआ कि वो ठीक हो जाए। उसी वक्त पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, डोंट वरी मनु, अब उसे कुछ नहीं होगा। मन्नत ने पलटकर देखा तो मयंक था। वे धीरे से बोला, उसने तुम्हें देख लिया है, अब तो वो खुद से भी लड़कर तुम्हारे पास लौट आएगा। मन्नत कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें बस वेदांश पर टिकी रही। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। हॉल अब भी बिखरा हुआ था। कुर्सियां उल्टी पड़ी थी, शीशे टूटे हुए थे और फर्श पर सिगरेट के टुकड़े बिखरे थे। मन्नत ने चारों ओर देखा। हर चीज़ इस बात की गवाही दे रही थी कि वेदांश ने खुद को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर कोना उसके दर्द को बयान कर रहा था। उसका दिल कसकर भींच गया। वह वहीं घुटने के बल बैठ गई, अपनी हथेलियों से चेहरा ढक लिया और फुट फुट कर रो पड़ी। उसकी टूटी हुई आवाज़ गूंज रही थी, क्यों क्यों किया आपने ऐसा मिस्टर राठौर, कैसे आप खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। आप बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आई हेट यू मिस्टर राठौर, आपको ये नहीं करना चाहिए था। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। कुछ देर तक वह बस वहीं बैठी रही, जब तक उसका मन थोड़ा हल्का नहीं हो गया। फिर धीरे धीरे उठी। उसने अपने आंसू पोंछे और वापस कमरे की ओर बढ़ गई, जहां अब भी वेदांश जिंदगी से जूझ रहा था। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, नो वरीज नाउ, ही इज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन इनका ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है। सच कहूँ तो मैं हैरान हूँ, इतनी गहरी चोट के बाद भी इनका विल पावर कमाल का है। कुछ घंटे में इन्हें होश आ जाना चाहिए, पर इनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। डॉक्टर की टीम वहां से चली गई। बस एक नर्स को वेदांश के पास छोड़ दिया गया। मयंक ने मन्नत की ओर देखा और कहा, मनु, अगर तुम चाहो तो घर चली जाओ, मैं वेद के साथ यहीं हूँ। मन्नत ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, आप जाइए, मैं यहीं रुकूंगी। जब तक मिस्टर राठौर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक बार इन्होंने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरी बारी है इनका ख्याल रखने की। मयंक ने उसकी आंखों में देखा। ओके, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, उसने कहा। मन्नत ने हल्के से सिर हिलाया।
मयंक, पंखुड़ी ने मेरा सामान पैक कर दिया होगा, प्लीज़ आप सुबह ले आइएगा। मयंक धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ मन्नत और वेदांश और हल्की सी मशीनों की बीप की आवाज़ थी। वेदांश के सिर पर पट्टी बंधी थी, एक हाथ में ड्रिप लगी थी। मन्नत उसके पास आकर बैठ गई। उसकी नज़रें बस उसी पर टिक गई। वेदांश का चेहरा पीला पड़ गया था, होठ सूखकर लगभग काले से हो गए थे। उसे ऐसे देख मन्नत का दिल टुकड़ों में बट गया हो। उसके कानों में अभी मयंक की बातें गूंज रही थी। वह तुमसे बहुत प्यार करता है मन्नू, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। पागल है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हर दर्द की सजा वो खुद को दे रहा है। यह सोचते ही मन्नत की आंखें भर आई थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से वेदांश की हथेली थाम ली और उसे धीरे से अपने माथे से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बिना आवाज के। बस दर्द की खामोश लकीरें चेहरे पर बहती चली जा रही थी। धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए उसने कहा, यह कैसी किस्मत है मेरी। जब मुझे आपसे प्यार था तब आपकी नफरत से डर लगता था, और आज जब आपको मुझसे मोहब्बत है तो मुझे आपकी इस मोहब्बत से डर लगने लगा है। उसकी आवाज़ काँप रही थी। कैसे बता पाऊंगी आपको अपना सच। डरती हूँ कहीं आपका यह प्यार मेरे सच से बिखर न जाए। आप सह नहीं पाओगे मेरा सच, नहीं सह पाएंगे मिस्टर राठौर। उसने धीरे से वेदांश की उंगली थामी, जैसे उसके जरिए खुद को हिम्मत दे रही हो। मैंने सोचा था आपके दिल में उठ रहे इस नए एहसास को मैं अपने सच से ख़त्म कर दूंगी। आप संभल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वह रुकी, उसकी आंखें फिर से भर आई थी। लेकिन आज आपको ऐसे देखकर मुझे सच में डर लग रहा है। मैं आपको टूटते हुए नहीं देख सकती, नहीं सह सकती आपकी यह हालत, आपकी तकलीफ़ें। उसकी सिसकियाँ बढ़ने लगी। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं अब वो मन्नत नहीं रही। वो मासूम और बेफिक्र लड़की कहीं खो गई है। उसकी आवाज़ टूट गई थी, बस आंसुओं की आवाज़ थी और कमरे की हल्की सी बीप जो जैसे उसकी हर सांस गिन रही थी। मन्नत की आंखें बंद थी पर आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फिर से बुदबुदाई, क्यों मेरी किस्मत ऐसी है, क्यों मैं अपनी ही किस्मत से हार गई हूँ। काश ये सब सिर्फ एक सपना होता और मैं फिर लौटकर जाती उस वक्त में जहाँ से सब कुछ टूटना शुरू हुआ था। कैसे बताऊंगी अपना वो अतीत जिसको मैं खुद कहीं दफन कर देना चाहती हूँ। यह कहते हुए मन्नत के आंसुओं की धार और भी तेज हो गई थी। इधर जैस और राव एक बिस्तर पर थे। उनके कपड़े बिस्तर के नीचे बिखरे पड़े थे। कमरे में जैस की दर्द भरी सिसकियां और दोनों की गर्म भरी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ देर बाद राव साइड में बेड के बैग से टिककर बैठ गया। उसने सिगरेट जलाई और लंबा कस लेने लगा। वहीं जैस का चेहरा बुझा हुआ था, आंखें नम थी, लेकिन फिर भी वो चुप रही। ना वो कुछ कह सकती थी ना कुछ रिएक्ट कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका अंजाम शायद इससे भी ज़्यादा बुरा और खतरनाक हो सकता है। जब से राव यहाँ आया है उसके लिए दिन रात सजा बन गया था। तभी उसके कानों में राव की ठंडी आवाज़ गूंजी, वेदांश राठौर की सारी डिटेल्स मुझे दो। जैस बेड से उठी, अपने कपड़े फर्श से उठाती है। उसके शरीर में दर्द चुभ रहा था, लेकिन शिकायत करने की भी इजाज़त नहीं थी। वो अपने कमरे के कोने में लगी अलमारी से एक फाइल निकालती है और राव को थमा देती है, जिसमें वेदांश राठौर की सारी डिटेल्स थी जो उसने पहले ही जुटाई थी। राव ने फाइल खोली, कागज़ों पर नज़रें दौड़ाई और सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए सख्त लहजे में पूछा, तो इसमें नया क्या है? ये डिटेल तो तुमने पहले भी मुझे फॉरवर्ड की थी। उसकी आवाज़ में कोई भाव नहीं था, बस ठंडी भय पैदा करने वाली कठोरता। जैस के दिल में एक अनकही सिहरन दौड़ गई। राव ने फाइल को पलटते हुए ठंडे स्वर में कहा, वेदांश राठौर, उसकी मंगेतर कियारा शेखावत, बहन सहानी राठौर, दोस्त कबीर शेखावत और मयंक मेहरा, और हाँ उसका अयास बाप अंगद राठौर, वगैरह वगैरह। उसने पन्ना मेज पर पटका। ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैस्मिन, जो मैं खुद किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से निकाल सकता था। तुम्हारा यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी फिर? राव के शब्दों में गुस्सा नहीं, आग थी। वो दांत भींचकर बोला, आवाज़ इतनी भारी कि कमरे की हवा तक काँप उठी।
जैस्मिन वहीं खड़ी खड़ी कांप गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, गला सूखने लगा। वह कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। राव की नज़र और सख्त हो गई। वह बिस्तर से उठा और उसके हर कदम के साथ जैस्मिन का डर बढ़ता गया। तुम्हें ट्रेनिंग दी गई थी खासकर वेदांश राठौर के लिए। उसका स्वर अब गरज में बदल चुका था। कैसे अपने टारगेट के बीच रहकर बिना शक पैदा किए उसकी हर जानकारी निकालनी होती है, सब सिखाया गया था। जैस धीरे धीरे पीछे हट रही थी, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो कांपती आवाज़ में बोली, मैंने कोशिश की थी सर, पर वेदांश राठौर तक पहुंचना आसान नहीं है। वो बहुत ही सावधान रहता है, उसकी हर बातें बहुत सीक्रेट होती है। लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं कोशिश करती रहूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। राव का माथा तन गया। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मेरी डिक्शनरी में माफ़ी जैसा कोई शब्द नहीं होता, वहाँ सिर्फ सज़ा होती है। अगले ही पल कमरे में एक चीख गूंजी, जैस की दर्द से भरी हुई चीख। राव ने सिगरेट का जलता सिरा उसकी गोरी नरम त्वचा पर रख दिया था। धुआं उठा और उसके साथ कमरे में फैल गई खामोशी, जिसमें सिर्फ डर की गंध थी। राव दांत भींचते हुए गरजा, तुम्हारे साथ आई जितनी लड़कियां थी, सब अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही है, लेकिन तुम अब तक अपने काम के लायक खुद को साबित नहीं कर पाई हो जैस्मिन। वह गुस्से से उसके करीब आया, आंखों में ठंडी आग थी। मुझे वेदांश राठौर की वो डिटेल्स चाहिए जो उसकी कमजोरी हो, और कियारा शेखावत उसकी कमजोरी नहीं है, समझी तुम? जैस्मिन का चेहरा दर्द और डर से लाल हो गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर सामने खड़ा ये आदमी किसी राक्षस से कम नहीं था, जिसे इंसान के दर्द में भी मज़ा आता था। वह टूटे स्वर में बोली, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं वादा करती हूँ वेदांश राठौर की हर जानकारी निकाल लूँगी। राव की आंखों में तिरस्कार झलक गया। टाइम? उसने उसकी ठोड़ी जोर से पकड़ ली, जिससे जैस्मिन एक बार फिर दर्द से चीख पड़ी। टाइम अब तुम्हारे पास नहीं बचा है, ये काम अब तक हो जाना चाहिए था। इसी बीच उसके मोबाइल की घंटी बजी। वह झुंझुलाकर साइड में गया और कॉल रिसीव किया। जी बॉस, बोलिए। उधर से भारी पर अधिकारपूर्ण आवाज़ आई मलिक की। राव, वेदांश राठौर अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं आया है। स्विट्जरलैंड में हमारे लोग मारे गए थे, किसने किया कोई खबर नहीं, लेकिन मुझे पूरा शक है ये काम उसी का है। ये आदमी बहुत चालाक है, हमेशा 2 कदम आगे का सोचता है। राव का चेहरा सख्त हो गया। फिक्र मत कीजिए बॉस, एक बार उसकी वीकनेस हाथ लग जाए तो अगली बार उसकी गर्दन मेरी हाथ में होगी। फिर उसने कॉल काट दिया। फाइल उठाई जिसमें कियारा की तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर पर अपनी उंगली फेरते हुए धीमे स्वर में बोला, भला की खूबसूरत हो तुम, वेदांश राठौर की मंगेतर हो, फिर भी वह तुम्हें बचाने उस दिन मॉल में नहीं आया। अजीब बात है। वह मुस्कुराया, मगर मुस्कान में जहर था। अगर तुम उसकी कमजोरी नहीं हो तो फिर कौन है? वो किसके लिए पागल है? राव रुका, आंखों में खतरनाक चमक उभरी। मेरी तरह जैसे मैं मन्नत के लिए पागल था और अब भी पागल हूँ। जैसे ही राव के मुंह से मन्नत का नाम निकला, जैस के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। वह एक पल को सहम गई। राव की नज़र अब सीधे उसकी आंखों में धंसी हुई थी, गहरी, शिकार करने वाली नज़र। जैस्मिन जल्दी ही अपने चेहरे की घबराहट छुपाने की कोशिश की, कांपती आवाज़ को संभाला और जल्दी से वॉशरूम की ओर चली गई। राव उसकी हर हरकत देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभर आई। अब रात ढल चुकी थी। कमरे में हल्का नीला उजाला फैला था। वेदांश अभी तक होश में नहीं आया था और मन्नत उसका हाथ थामे उसी फर्श पर बैठी बैठी कब नींद में चली गई, उसे खुद पता नहीं चला था। कमरे में सिर्फ मशीनों की धीरे धीरे चलती आवाज़ थी। तभी वेदांश की पलकों में हल्की हल्की हलचल हुई, उंगली हिली, फिर उसकी सांसें गहरी हुई। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, धुंधली नज़र से इधर उधर देखा। सिर भारी था, लेकिन उसके हाथ पर किसी की गर्माहट महसूस हुई। उसने नीचे देखने की कोशिश की और देखा तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। मन्नत फर्श पर बैठी हुई थी। उसका सिर बेड से सटा था और वेदांश का हाथ उसकी मुट्ठी में था।
उसके चेहरे पर आंसुओं की सूखी लकीरें चमक रही थी, जिससे दर्द और सुकून दोनों का मेल हो। वेदांश के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई। उसने बेहद धीमे स्वर में सांस ली, मानो उसकी जिंदगी लौट आई हो। तभी पास खड़ी नर्स ने नोटिस किया कि वह होश में आ गया है, तो वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वेदांश ने हल्के से सिर हिलाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और वहां से जाने को कहा। नर्स समझ गई और बिना आवाज किए धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। वेदांश ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। सिर अभी भी भारी था, बदन कमजोर लग रहा था, पर इस वक्त उसे बस एक ही चीज की परवाह थी, मन्नत को ठीक से देखना। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद उसने उसे सही मायनों में देखा ही कहाँ था। कितनी बातें, कितने प्लान्स उसके दिमाग में थे, पर जिंदगी हमेशा किसी न किसी मोड़ पर सब उलट देती है। वह बड़ी सावधानी से उठा ताकि मन्नत की नींद ना टूटे। उसे बस इतना देखना था कि मन्नत अब भी उसके पास है। वेदांश ने बहुत धीरे धीरे अपना हाथ मन्नत की पकड़ से छुड़ाया। उसने इतनी सावधानी बरती कि उसकी हरकत से मन्नत की नींद जरा भी ना टूटे। उसके बाद उसने दूसरे हाथ में लगी ड्रिप की सुई को बड़े सुकून से निकाला। अब शायद उसे उस दवा की नहीं बल्कि मन्नत की जरूरत थी। वह उसकी ताकत थी, उसके जीने की वजह थी। वह हल्के से सिर पीछे टिकाता है, फिर स्थिर निगाहों से मन्नत को देखने लगता है, ऐसे जैसे उसकी हर सांस, उसकी हर धड़कन को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। उसके चेहरे पर शांति थी, बाल मुंह पर हल्के से बिखरे थे और आंखों के कोने पर अभी आंसुओं के निशान सूखे नहीं थे। वेदांश की नज़रों में उस पल सिर्फ वही थी, मन्नत। लेकिन तभी उसकी निगाह उसके गाल पर पड़ी, जहां हल्के हल्के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। वह वही निशान थे जो नूतन जी के थप्पड़ से पड़े थे। वेदांश का चेहरा पल भर में बदल गया। आंखों की कोमलता सख्ती में बदल गई, जबड़े कस गए, सांसें तेज हो गई। अगर नूतन जी उसकी माँ न होती तो शायद वह उनका हाथ उनके शरीर से अलग कर चुका होता, चाहे सामने किसी औरत का ही हाथ क्यों ना हो। वह किसी को भी मन्नत को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करने देता। इधर राठौर हवेली की डाइनिंग टेबल पर सब खामोश बैठे थे। चेहरों पर उदासी थी और किसी को खाने का मन नहीं था। नूतन जी बार बार वेदांश को फोन मिलाने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह से वह गुस्से में घर से निकला था, उनका दिल घबराहट से भर गया था। एक ही नंबर को बार बार डायल करते हुए वह परेशान नजर आ रही थी। तभी ओम जी की भारी और सख्त आवाज गूंज उठी, बंद कीजिए ये दिखावा नूतन। नूतन जी चौंक पड़ी। उन्होंने हैरानी और अविश्वास से ओम जी की ओर देखा। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं दिखावा कर रही हूँ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ओम जी की नज़रें ठंडी थी। सोच? हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि आप चाले भी चलेंगी, झूठ भी बोल सकती हैं। उनकी आवाज़ में व्यंग और कटाक्ष था। नूतन जी का चेहरा सख्त हो गया। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, ओम जी ने तीखे स्वर में कहा। हाँ, और वो भी इसलिए क्योंकि आपने जानबूझकर वेद के दिल में मन्नत के लिए नफरत भरने की कोशिश की और सहानी की हर झूठ, हर चाल में साथ दिया। हॉल में सन्नाटा जम गया। नूतन जी की आंखों में एक पल के लिए झटका था। क्या हो गया है आप दोनों को? मैंने जो किया मुझे उसका जरा भी पछतावा नहीं है। उन्होंने टेबल पर रखे पानी का गिलास दूर खिसकाया और सीधे ओम जी की ओर देखा। माँ हूँ मैं, अपने बेटे का भला सोचना मेरा कर्तव्य है, और अगर उसके लिए मुझे अपने ही बेटे के खिलाफ जाना पड़े तो मैं चली जाऊंगी। ओम जी ने हल्की भवें उठाई, लेकिन चुप रहे। नूतन जी ने आगे कहा, आप दोनों शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। संध्या दी का लिखा वो लेटर। उनका स्वर अब थोड़ा भावुक हो गया था, उनकी आंखें नम हो गई थी। उसमें साफ लिखा था, संध्या दी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वेदांश की शादी राजवीर भाई साहब की बड़ी बेटी से हो, और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। और ऐसे भी डैड, वह मन्नत वेद के लायक बिल्कुल नहीं है। तभी सावित्री जी की आवाज़ गूंज उठी, नूतन, संध्या ने जरूर लिखा था, लेकिन तब मन्नत का जन्म भी नहीं हुआ था। अब हालात बदल चुके हैं, और सच जान लेने के बाद भी आप ये कैसे सोच सकती हैं कि वेद कियारा से शादी करेगा? ये आप डिसाइड नहीं कर सकती हैं। उनकी निगाहें तेज और साफ थी। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, वेद के दिल में आज सिर्फ और सिर्फ मन्नत है। आप चाहकर भी उसका दिल अब नहीं बदल सकती।
नूतन जी की आंखों में गुस्सा उभर आया। वह कुर्सी के साथ सीधी हो बैठी और चढ़कर बोली, वे करेंगे, मुझे मालूम है। वे चाहे मुझसे कितने भी नाराज क्यों ना हो जाए। माँ तो माँ होती है, वो अपनी माँ को दुख नहीं पहुँचा सकते। उनके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, ऐसा विश्वास जो ओम जी और सावित्री जी की आंखों में चिंता बनकर उतर आया था। मैंने उन्हें जन्म दिया है, माँ होने का हर फर्ज निभाया है। उनकी हिफाजत और सुनहरे भविष्य के लिए मैंने अपने पति तक को छोड़ दिया, तो क्या वो मेरे लिए वो लड़की मन्नत को नहीं छोड़ सकते हैं। हॉल का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। ओम जी और सावित्री जी अविश्वास से उन्हें देखते हैं और वह बोले, तो आप अपनी ममता का हिसाब लगा रही हैं, अपने कर्तव्य और बलिदान की कीमत लगा रही हैं। हो क्या गया है आपको नूतन? आखिर आप मन्नत से इतनी नफरत क्यों करती हैं? वो भी राजवीर का ही खून है। नूतन जी कुछ और बोलती तभी दरवाजे की ओर से ताली बजने की आवाज आई। सभी की निगाहें एक साथ मुड़ी। वहां खड़ा था अंगद राठौर, सातिर मुस्कान लिए धीमे धीमे ताली बजाता हुआ। अंगद राठौर ने हॉल में कदम रखते हुए तंज भरी मुस्कान में कहा, मैं तो यहाँ अपनी बेटी से मिलने आया था, लेकिन यहाँ तो एक अलग ही सीन चल रहा है। वह चलते चलते नूतन जी के सामने आकर खड़ा हो गया। देखा ना नूतन, मैंने कहा था ना, अपना खुद का बेटा कर लेते हैं। अगर आज हमारा बेटा होता तो तुम्हें अपने ममता का सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे अपने ही पेरेंट्स तुम पर सवाल नहीं उठा रहे होते। उसने थोड़ी देर रुककर वेदांश का नाम लिया, और वह वेदांश राठौर। तुम चाहे उसे जितना भी अपने बेटे की तरह पाला हो, भले उसे जन्म दिया हो, लेकिन उसके रगों में सिर्फ अधिराज राठौर और संध्या राठौर का ही खून है, और खून अपना रंग तो दिखाता ही है। नूतन जी की आंखों में नमी आ गई थी। उनका चेहरा झुक गया, होठ चुप रहे। तभी ओम जी ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो अंगद, यहाँ क्यों आए हो? मना किया था ना यहाँ आने से, फिर मुंह उठाकर चले आते हो। अंगद ने भी उन्हें तीखे स्वर में जवाब दिया, मत भूलिए यहाँ मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी है। आप मुझे इन दोनों से मिलने से नहीं रोक सकते हैं। और एक बात, आप लोगों के रहते मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया, फिर भी मैंने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए ससुर जी, लेकिन आपको तो वो सिर्फ वेदांश दिखाई देता है, मेरी बेटी नहीं। तभी वहाँ सहानी की आवाज़ गूंजी, डैड आप आ गए। वह दौड़कर अंगद राठौर के पास पहुंची और उनके सीने से लग गई। अंगद ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कैसी है मेरी बच्ची? सहानी की आंखें नम हो उठी। अच्छी हूँ डैड, लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया। आप इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आए? नूतन जी का स्वर बीच में तेज और कठोर हो उठा। सहानी अंदर जाओ। आपको पता है ना, आपके भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अपने डैड से मिले। आपको इस वक्त अपने कमरे में रहकर आराम करना चाहिए था। सहानी रुक गई, मगर उसकी आंखों में चुप नहीं था। नहीं मॉम, आज मुझे डैड से मिलने से और बात करने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप अभी भी भाई की फिक्र कर रही हैं, जिन्हें हमारी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि भाई को हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी आवाज़ टूट रही थी। उन्हें अगर किसी की परवाह है तो वह सिर्फ मन्नत की है। वहाँ पर सन्नाटा छा गया। अंगद राठौर के होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान आ गई, जैसे किसी पुराने ताने को नया रंग मिल गया हो। ओम जी ने गुस्से में कुर्सी से उठते हुए कहा, सही कहते हैं, जब बच्चे उम्र से पहले समझदार बनने लगते हैं तो बड़ों के सामने उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उन्होंने सख्त स्वर में नूतन जी की ओर देखा। नूतन, समझाइए अपनी बेटी को। अपनी गलतियों पर पछताने की बजाय अब भी खुद को सही साबित करने में लगी है। यदि आपने वक्त पर इनकी गलतियों पर पर्दा ना डाला होता तो आज कोई बाहरी के सामने अपने भाई को गलत साबित नहीं करती। उनका इशारा साफ साफ अंगद राठौर पर था। नूतन जी की नजरें जमीन पर झुक गई, उनकी आंखें नम हो गई। वह कुछ नहीं बोली, बस सहानी को गुस्से से देखा। फिर वह बिना एक शब्द बोले अपने कमरे की ओर चली गई। ओम जी भारी मन से सोफे पर बैठ गए और धीरे से बोले, काश काश आज संध्या जिंदा होती तो यह सब देखने की नौबत ही नहीं आती। उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। ना जाने वेद क्या फैसला करेगा। मुझे डर है नूतन अपनी ममता का हवाला देकर उन्हें ब्लैकमेल जरूर करेगी ताकि वो कियारा से शादी कर ले। सावित्री जी ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ में थोड़ी कंपन थी। वेद को कोई नहीं बदल सकता। उनका फैसला सिर्फ उनका होगा
और नूतन को बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि इस बार वो सच में गलत है। इधर मन्नत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसकी नज़र खुली, उसकी नज़र वेदांश पर पड़ी। वह बिना पलक झपके अपनी मदहोश निगाहों से उसे देख रहा था। पहले तो मन्नत को लगा कि शायद यह सब उसका भ्रम है। उसने अपनी आंखें रगड़कर फिर से देखा तो देखा कि वेदांश मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। मन्नत अपनी नींद की हल्की धुंध से बाहर आई और फर्श से उठकर बोली, मिस्टर राठौर, आपको होश आ गया है? आप ठीक है ना? वो धीरे धीरे उसके हाथ, उसके माथे और चेहरे को देखती रही, जैसे हर छोटी हरकत उसकी चिंता और प्यार को बढ़ा रही हो। वेदांश बस उसे अपनी गहरी और शांत निगाहों से देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मन्नत ने राहत की सांस ली और बोली, थैंक गॉड, आपको होश आ गया है। अब कैसा फील हो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? वेदांश ने उसे देखकर सिर्फ अपना सिर हल्का हिलाया। कुछ कहे बिना ही उसकी निगाहों ने अपनी सारी भावनाएं बयान करी थी। मन्नत खुद को रिलैक्स फील करती है और धीरे से कहती है, मैं अभी नर्स को बुलाकर लाती हूँ ताकि वो फिर से आपकी चेकअप कर ले। जैसे वो पलटती है, वेदांश अचानक उसकी कलाई पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है। मन्नत सीधे उसके गोद में गिरती है। दोनों के चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। उनकी नज़रें एक दूसरे की गहरी भावनाओं को पढ़ रही थी। मन्नत की आंखें चौड़ी हो गई। वो हैरानी से वेदांश को देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वेदांश ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने पास थाम लेना चाहता हो। मन्नत हल्की घबराहट में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर राठौर? आपको आराम करना चाहिए। मैं अभी तभी वेदांश अपना एक फिंगर उसकी होठों पर रख देता है और मन्नत की आवाज़ गले में ही रुक जाती है। वेदांश की आवाज़ धीमी लेकिन बेहद सच्ची थी। मुझे अभी किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी ज़रूरत है जान। उसने मन्नत के बिखरे बालों की एक लट को धीरे से उसके चेहरे से हटाया। उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, जिसे समय वहीं थम गया हो। मन्नत की आंखें अपने आप बंद हो गई, जैसे वेदांश के उस एक जान शब्द में उसने अपनी सारी सांसें समेट ली हो। वेदांश उसकी ओर झुकते हुए गहरी चाहत से भरी नज़रों से बोला, आप नहीं जानती हैं जान, आपको अपने सामने देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जब आंखें खोलूँगा तो आपको देख पाऊँगा। डर गया था मैं कि आप मुझसे बहुत नाराज़ और गुस्सा होंगी। मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है ना, लेकिन आज मुझे सुकून है कि आप यहाँ हैं, मेरे लिए हैं। मन्नत की नज़रें उसकी आंखों में टिक गई, जहां उसे अपने लिए एक प्यार का सच्चा सा हिस्सा दिखा। वह हिस्सा जिसे वो छूना चाहती थी पर छू नहीं सकती थी। उसकी सांसें तेज थी, दिल की धड़कनें बेकाबू थी। वेदांश की नज़रों का खिंचाव उसे अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन मन्नत ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और नज़रें फेर ली। मिस्टर राठौर, उसने धीरे से कहा, आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसके लिए भी आती। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। उसके लहजे में मजबूरी थी और आंखों में कुछ अधूरा सा प्यार था। वेदांश बस उसे देखता रह गया, जैसे उस एक जवाब ने उसे कहीं भीतर से तोड़ भी दिया हो और जोड़ा भी हो। उसके दिल में हल्का सा दर्द उठा, चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छिपा था। वो धीमी आवाज़ में बोला, जान, आपको मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ठीक हूँ। सुबह होते ही आप चली जाना, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मन्नत उसके शब्दों के पीछे छिपा दर्द समझ गई थी। उसकी आंखों में नमी तर गई, मगर उसने खुद को संभाला। गहरी सांस लेकर बोली, आपने मेरा ख्याल रखकर मुझ पर एक बार एहसान किया था, मैं बस वही एहसान चुका रही हूँ। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं यहीं रहकर आपका ख्याल रखूंगी। वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे पर गहराई से कहा, मेरा प्यार कोई एहसान नहीं था जान। आपका ख्याल रखना, आपको प्यार करना, ये मेरा जुनून है, मेरी चाहत है। और आप वो हो जिसके लिए वेदांश राठौर अपने वसूल तोड़ सकता है, अपना पूरा कैरेक्टर बदल सकता है। भले मैं आपके लिए कोई भी हो सकता हूँ, लेकिन आप नहीं। आप तो मेरी जान हैं। वेदांश राठौर की पागलपन है। उसकी आंखों में दर्द था जो वो छिपा नहीं पाया।
फिर जैसे अपने ही दर्द से भागने के लिए उसने बेड के पास रखे दराज से सिगरेट निकाली, हाथों में थाम ली और होठों तक ले गया। पर इससे पहले कि वह सुलगता, मन्नत झटके से उसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंक दी। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थी। दिमाग खराब है क्या आपका? वह तमतमाई आवाज में बोली। इस हालत में आप सिगरेट पीने का सोच भी कैसे सकते हैं? डॉक्टर ने आपको हेल्दी डाइट लेने को कहा है, सिगरेट पीने को नहीं। आइंदा आप उसे छुएंगे भी नहीं। वेदांश ने उसे चुपचाप देखा। आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक मीठी सी मुस्कान थी। आपको मेरी इतनी परवाह क्यों है? उसका लहजा धीमा था, मगर उसमें भावनाओं की आग थी। जब आप यहाँ से चली जाएंगी तो मेरा एकमात्र सहारा यही सिगरेट होगी। मैं उसे नहीं छोड़ सकता और वह मुझे नहीं। तभी मन्नत भी उसी लहजे में जवाब दी। जब तक मैं यहाँ हूँ या जब तक मैं आपके सामने हूँ, आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। बस। मन्नत ने आज उस पर अपना अधिकार जताते हुए बोली तो वेदांश का दिल धक सा रह गया था। उसे बहुत खुशी महसूस हुई। वो मन ही मन बुदबुदाया। कहती हैं कि मेरी परवाह नहीं है, लेकिन परवाह किए बिना भी रहा नहीं जाता। आप चाहे मुझसे कितना भी झूठ बोले कि आपको मुझसे प्यार नहीं है, मेरी परवाह नहीं है, लेकिन आपकी धड़कनें, आपकी निगाहें, आपके ये फरफराते होठ अपने प्यार के सबूत दे ही देती है मुझे जान। फिर अचानक कुछ सोचते हुए वेदांश की आंखों में हल्की चमक उभरी, जैसे किसी बच्चे को नया वादा मिल गया हो। वह मुस्कुराया। ठीक है जान, सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर उसकी तलब हुई तो, अगर उसकी तलब ने मुझे पागल कर दिया तो? वो झुकते हुए धीमी आवाज में बोला। उस वक्त मेरी इस तलब को कम करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका आपके पास है। उसकी आवाज में चाहत थी, आंखों में पागलपन, और यह सुनकर मन्नत का दिल धड़कने लगा। उसके आंखों में सवाल था। वो धीमे स्वर में बोली, क्या मतलब है आपका मिस्टर राठौर? वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा आगे झुककर कहा, मतलब बहुत साफ है जान। उसकी नज़र अब मन्नत के गुलाबी होठों पर टिक गई थी। आवाज़ में धीमी खुरदराहट थी, मगर उसमें एक अजीब सी मिठास घुली हुई थी। मेरी सिगरेट की लत सिर्फ आपसे मिट सकती है। अगर मेरे पास आपके ये गुलाबी होठ हो तो मुझे किसी सिगरेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी सिगरेट की प्यास ये आपके होठों की प्यास ही बुझा सकती है। उसके ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए। मन्नत का दिल एक पल को थम गया था। उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो गई। उसके गाल अचानक गुलाबी पड़ गए, शर्म से, झिझक से और शायद उस एहसास से जो उसने खुद से भी कभी स्वीकार नहीं किया था। वो झट से अपनी नज़रें झुकाकर बोली, आपको आराम करने की ज़रूरत है मिस्टर राठौर। मैं आपके लिए कुछ खाने को बना लाती हूँ। आपको भूख लगी होगी ना? वेदांश ने उसके चेहरे की ओर देखा। वो चेहरा जो शर्म से झुका हुआ था, लेकिन उसकी हर सांस वेदांश के सीने में उतर रही थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप तो कहती थी कि आपको मेरी परवाह नहीं है, मेरी फिक्र नहीं है। तो फिर बताइए जान, आपके ये गोरे गाल इतनी जल्दी गुलाबी क्यों पड़ जाते हैं? मन्नत ने उसकी ओर देखा। आंखों में झुंझुलाहट थी, लेकिन दिल में तूफान। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। बस धीरे से बोली, लगता है आपके सिर पर चोट लगने से आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है मिस्टर राठौर, तभी इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आपको आराम करना चाहिए। मन्नत उसकी गोद से उठी और जाने के लिए मुड़ी ही थी कि वेदांश ने एक बार फिर उसकी कलाई थाम ली। एक झटके में वह उसके पास आ गिरी, सीधे उसकी गोद में। वेदांश की नज़रों में ऐसी तेज थी कि मन्नत पल भर को सांस लेना भूल गई। उसकी आंखें, उसकी सांसों की गर्मी, सब कुछ उसके इतने करीब था कि मन्नत के दिल की धड़कनें मानो उसकी छाती से टकरा रही थी। कमरे की पीली रोशनी में उनकी परछाइयाँ एक दूसरे में घुल रही थी। वेदांश धीमी भारी आवाज़ में बोला, मेरे सवालों का जवाब दीजिए जान, आपके ये गाल इतने गुलाबी क्यों हैं? उसकी उंगलियां मन्नत के गालों पर सरक गई। और ये होठ? उसने ठहर कर कहा, क्या ये मेरी सिगरेट की जगह नहीं ले सकते? मन्नत की सांसें तेज हो गई थी। वो नज़रें झुकाकर बोली, मिस्टर राठौर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन वेदांश की पकड़ और मजबूत हो गई। मन्नत उसकी बाहों से आज़ाद होने के लिए छटपटाने लगी थी, लेकिन आज वह उसे छोड़ने का मूड में बिल्कुल नहीं था, जैसे वो आज उससे अपना जवाब लेकर ही मानेगा। वेदांश की आवाज़ में गहराई थी, जैसे हर शब्द उसके दिल से निकल रहा हो। छोड़ दूंगा जान, पर बिना जवाब दिए नहीं।
आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। क्यों मेरे करीब आने से आपकी धड़कनें तेज हो जाती है? क्यों मेरे एहसास से आपके ये गोरे गाल गुलाबी हो जाते हैं? आप कहती हैं कि आपको मेरी परवाह नहीं है, तो फिर क्यों मेरे ही एहसास में आप खुद को रंग लेती हैं? वह उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। मन्नत के गाल पर उसका अंगूठा रुकता है, हल्का हल्का रब करता है। उसके छुअन से मन्नत के बदन में एक सिहरन दौड़ जाती है। वह अपने दिल की धड़कनों को थामने की नाकाम कोशिश करती है, पर हर धड़कन जैसे उसी की तरफ भागती है। वेदांश उसकी आंखों में झांकता है। आप चाहती है ना कि मैं सिगरेट ना पीऊं, तो फिर मुझे उसकी जगह कुछ तो दीजिए। मन्नत की सांसें अब एक दूसरे में उलझ चुकी थी। उसके होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए थे। वेदांश धीरे धीरे झुकता है। उसकी आंखें अब बस उसके होठों पर टिकी थी। मन्नत की पलकों ने खुद को बंद कर लिया, जैसे उसकी आत्मा ने भी मान लिया हो कि अब वो कहीं भाग नहीं सकती है। कमरे में बस दो सांसें रह गई थी, एक वेदांश की और दूसरी मन्नत की, जो एक दूसरे में घुलती जा रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और दोनों हैरानी से उस दरवाजे की तरफ देखे। क्या होगा कहानी में आगे? क्या मन्नत और वेदांश का प्यार अब कौन सा रंग लाएगा? क्या करने वाली है नूतन जी? क्या उनके किसी चाल में इन दोनों का प्यार फिर से बिखर जाएगा? क्या राव को जैस्मिन पर शक हो गया है? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।